हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पार्ट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा आई बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 का लिंक आपको शो हो जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। थोड़ा सा इसको रिकॉल्स करते हैं, फिर देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नो, सबसे पहला जो इनका पॉइंट था, एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। देखो, एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो इसका सेंटर होता है। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। एटम का ज़्यादातर मास इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, The electrons revolve around the nucleus in different orbits. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज, ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है अगर हम कंपेयर करें एटम के साइज से। ये 3 पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड ने दिए थे। इसके बाद इस मॉडल की भी कुछ डिफेक्ट्स रह गई थी। आइए बात करते हैं उन डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए उनका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, लेकिन उसकी भी कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी, कमियां थी, डिफेक्ट्स थी। थॉमसन के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, अभी हमने रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस किया। और अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। जो रदरफोर्ड का मॉडल था एटम के बारे में, उसकी क्या क्या कमियां थी। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। देखो, कोई भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो वो क्या करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जब उसमें एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, चार्ज जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। सो रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। हमने देखा ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये क्या होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम का सेंटर होता है। इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या करते हैं, जब न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। और एनर्जी लूज करते करते इनकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन हम जानते हैं एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या रह गया, रदरफोर्ड का डिफेक्ट रह गया। आइए डायग्राम की हेल्प से थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट होते हैं, इनमें क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, वो करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तब क्या होता है, एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन होगा ये क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे। और जब एनर्जी रेडिएट होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, इनकी एनर्जी लूज होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन हमें पता है एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इन कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बोहर, और बोहर मॉडल का नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन्होंने क्या कहा था कि एन एटम है जे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कोई भी एटम है उसका एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। एटम का जो ज़्यादातर मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्बिट्स, और उन्हें कहते हैं डिस्क्रीट्स ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स। इन ऑर्बिट्स को कहते हैं शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। रिप्रेजेंटेड एज बाय लेटर। इनको लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट शेल को के बोलेंगे, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन।
तो नंबर से 1 2 3 4 etc. While revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy. तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ना तो वो किसी भी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर वहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं धंसेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर नहीं धंसेगा तो दिस मीन्स एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन्होंने दूर की थी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। आइए थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। शेल्स को इन्होंने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था। ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है और ये रदरफोर्ड ने भी बताया था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। अब देखो इसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इनको अगर हम लेटर में रिप्रेजेंट करें तो के लिखेंगे और अगर हम नंबर में रिप्रेजेंट करें तो 1। सेकंड के लिए एल यहाँ पे 2 और थर्ड के लिए एम यहाँ पे 3 और फोर्थ के लिए एन यहाँ पे 4। तो फर्स्ट शेल को बोलेंगे के शेल, सेकंड को एल शेल, थर्ड को एम शेल और फोर्थ को एन शेल। ये बताया था बोहर ने। अब देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इन शेल्स का, हम वो देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। ये जो अलग अलग शेल्स देखे इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स वाज सजेस्टेड बाय द बोर एंड बरी। ठीक है, अलग अलग शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये सजेस्ट किया था बोर और बरी ने। तो उन्होंने एक रूल बनाया था और वो रूल था 2n²। अगर हम n की जगह 1 लिखेंगे तो फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भरे जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब ये शेल कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सेकंड शेल की बात करें, यहाँ पे हम सेकंड शेल L की बात कर रहे हैं तो L में n की जगह हम 2 रखेंगे तो सेकंड शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। के शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। M शेल की बात करें तो वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। n की जगह आप 3 रख लेना। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 2 होता है 18। तो जो थर्ड शेल यानी कि M शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह फोर्थ शेल यानी कि N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फील्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट है अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स कांट बी फील्ड इन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फील्ड। जब तक यहाँ पे मैंने देखा जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जब तक ये भर नहीं जाता तब तक हम तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो ये उनका रूल था। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटम, द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे आता है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं वहाँ पे अगर आपका डाउट जेन्युइन हुआ तो मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के लिए इतना ही। कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग।